बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में घर से फूड बिज़नेस से मुतल्लिक़ मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपनी कुछ मिस्टेक्स शेयर कर रहा हूँ, कुछ रिज़ल्ट शेयर कर रहा हूँ, ताकि दूसरे लोग ये मिस्टेक्स ना करें, नुकसान से बच सकें और सबसे कीमती अपना वक्त बचा सकें। जो चीज़ें मैंने बहुत वक्त लगाकर नुकसान कर कर सीखी हैं, देखने वाले इन मामलात को समझ सकें, चंद स्टेप्स आगे जा सकें, तो मेरे लिए यही बहुत है। चीज़ें समझने वाली होनी है। अगर आपने सिर्फ घर से फूड बिज़नेस करना है तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। अगर आपने काम को समझ कर करना है तो ये वीडियो आपके काम की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन सारी सिचुएशन को समझाने के लिए लंबी वीडियो बनाना ज़रूरी है। ताकि जो इन मामलात को समझना चाहता है वीडियो देखने के बाद उसे कुछ हासिल तो हो। बातें कोई भी ऑर्डर में नहीं है। जो चीज़ मेरे ज़हन में आएगी जिससे मुझे लगेगा कि किसी का फ़ायदा हो सकता है वो मैं इस वीडियो के बीच में शेयर कर दूँगा। नए देखने वालों के लिए बताता चलूँ कि मेरा घर से फूड बिज़नेस के बीच में इस वक़्त तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैंने फ्रोज़न फूड का काम किया है, होलसेल का सबसे ज़्यादा वही काम किया है, खाने का काम किया है, नाश्ते का काम किया है और लास्ट में मैंने फ़ास्ट फूड का काम किया है। ये ज़रूरी है कि जिस वक़्त आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मशवरा कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं या मशवरा ले रहे हैं, उसका अपना किस फ़ील्ड के बीच में और कितना एक्सपीरियंस है। ताकि अगर आपको मज़ीद बेहतर मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को अप्रोच करें। बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी लास्ट 2-3 वीडियो जो थीं, जो 2-3 महीने पहले ही आई थीं, वो फ़ास्ट फ़ूड के ऊपर थी। उस वक़्त मैं फ़ास्ट फ़ूड का काम कर रहा था। इस वक़्त मैंने फ़ास्ट फ़ूड का काम बंद कर दिया हुआ है। किस वजह से बंद कर दिया, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हालाँकि इन्हीं वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेली के 30 बर्गर भी बेचते हैं और एक बर्गर के ऊपर आपको ₹100 मार्जिन भी है, तो आप आराम से ₹3000 एक दिन का कमा सकते हैं, यानी कि महीने का ₹90,000, जो कि एक अच्छी और हैंडसम अमाउंट है, वो भी घर से काम करते हुए, जहाँ पर आपको कोई बाहर के एक्सपेंस नहीं पड़ने, दुकान का किराया नहीं पड़ना, दुकान के बिजली के बिल नहीं पड़ने, लड़कों के एक्सपेंस नहीं पड़ने। फिर मैंने क्यों काम बंद कर दिया? मैं क्यों नहीं 1 लाख रुपया महीने का वहाँ से कमाता रहा? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किसी काम को मुंह से कह देने में और प्रैक्टिकली करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अपनी लास्ट चंद वीडियोस में से ही एक वीडियो में मैंने आपसे बात की थी फूड बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के ऊपर। उन्हीं रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट थी मैन पावर की, जिसकी वजह से लगातार 8-9 महीने में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करता रहा। कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जो सॉल्व किए जा सकते थे, मैंने सॉल्व कर भी लिए। कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जिनका कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं था। इस वजह से फ़िलहाल मैंने फ़ास्ट फ़ूड का बिज़नेस क्लोज़ कर दी है। जो चीज़ें इन 8-9 महीनों के बीच में मैंने फ़ेस की हैं और जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग वो ना करें। मेरी फूड का टेस्ट अच्छा था, फूड मेरी गर्म डिलीवर होती थी, पैकिंग मेरी अच्छी थी और लोकेशन भी मेरी काम के लिहाज से अच्छी थी। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मेरी लास्ट आपने किसी वीडियो में देखा होगा, मैंने फ़ास्ट फ़ूड के पम्फलेट छपवाए थे, 2000 पम्फलेट थे, जिसमें से सिर्फ मैंने 200-300 पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी सिर्फ अपने ब्लॉक के बीच में। असल टारगेट जो था, जो मेरे पास स्टूडेंट्स वगैरह थे, हॉस्टल वगैरह थे, कॉलेज था, वहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए ही नहीं। ये जो भी मैंने काम किया है, असल टारगेट को टारगेट किए बगैर किया है। फिर जब सब कुछ अच्छा था, तो फिर प्रॉब्लम किधर थी? प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी मैन पावर की कमी की वजह से। स्टार्ट में जिस वक़्त मैंने अपना काम फ़ास्ट फ़ूड के ऊपर स्विच किया तो मेरा काम एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो गया। सिर्फ़ 8-10 दिन के लिए। क्योंकि उससे पहले खाने का काम चल रहा था, सुबह उठने के बाद सबसे पहले 9-10 बजे जब खाने का काम शुरू होता था, सबसे पहली टेंशन तो ये होती थी आज बनाना क्या है? जिस वक़्त वो चीज़ 1 डेढ़ बजे तक, 2 बजे तक बन जाती थी, उसको सेल करते-करते डेली 3 साढ़े 3, 4 आराम से बज जाते थे। साथ में फ्रोज़न आइटम का भी थोड़ा-सा काम चल रहा था, उसका मटेरियल तैयार हो जाता था। शाम के टाइम में फिर वो बनाना होता था और उसको कंप्लीट करते-करते कभी रात को 1 बज गया, कभी 2 बज गया, इस तरह की रूटीन चल रही थी। मतलब सारा दिन ही भाग-दौड़ के बीच में गुज़रता था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, यूट्यूब के ऊपर मैंने बाज़ चैनल्स के ऊपर देखा है, लोगों को बहुत मोटिवेट किया जा रहा होता है कि फूड बिज़नेस आप करें, ख़वातीन करें, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई भी मसला नहीं है। इससे अच्छा बिज़नेस कोई नहीं है, घर बैठे ख़वातीन अच्छी अर्निंग कर लेती हैं, अच्छी इनकम आ जाती है उनकी। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर थोड़ी-सी बात करके वापस अपने टॉपिक के ऊपर आऊँगा।
यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर बाज़ चैनल्स के ऊपर आपको बहुत मोटिवेट किया जा रहा होता है। बाज़ चैनल के ऊपर आपको बताया जाता है कि फूड पांडा से मेरी हफ्ते की 18,000 रुपया 20,000 रुपया इनकम आ गई। इनकम और प्रॉफिट के बीच में फ़र्क है। आपको ये चीज़ बताई जा रही होती है कि इतने की आप उनकी इनवॉइस आ गई है। उस इनवॉइस में अगर 20,000 रुपए की इनवॉइस आई है तो उसके बीच में प्रॉफिट उनका कितना बनता है, ये चीज़ नहीं बताई जा रही होती। हालाँकि प्रॉफ़िट बताना चाहिए कि आपकी इनवॉइस आई है अगर 20,000 रुपए की तो 20,000 रुपए में से आपका प्रॉफ़िट कितना था। पर बाज़ जगह पे मैंने देखा है कि इन चीज़ों का तो कोई हिसाब होता ही नहीं है। बस बना ली है, घर वालों ने खा ली है, कुछ बेच दी है और दूसरा अपना मकसद यूट्यूब की वीडियो एक बनाना, वो अपना टारगेट पूरा कर लिए। लोगों को बस मोटिवेट करते जाओ और अपनी वीडियो चलाते जाओ। यहाँ पर ये चीज़ नहीं सोची जाती कि हर किसी के फाइनेंशियल हालात एक जैसे नहीं होते। बाज़ लोगों ने, बाज़ ख़वातीन ने उस एक काम के ऊपर डिपेंड करना होता है। आपकी वीडियो को देखकर, आपकी बातों को सुनकर कई लोगों ने, कई ख़वातीन ने इस काम को शुरू करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के सर पर उसका ख़ावंद मौजूद हो या उसको किसी दूसरे सोर्स से कोई इनकम आती हो। आपको अगर ऑर्डर्स नहीं भी आते, आपका काम चल जाता है, लेकिन कोई दूसरा जो इस काम के ऊपर डिपेंड करना चाहता है, उसको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसे होम शेफ़ अपनी इनवॉइस अमाउंट बताने के बजाय अपना प्रॉफ़िट बताया करें वीकली या महीने का, तो वो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें लोगों को आइडिया हो सकेगा कि वो 1 हफ़्ता काम कर कर कितने पैसे अर्न कर सकते हैं। अच्छा ख़ैर छोड़ें, मैं एक दूसरे पॉइंट के ऊपर थोड़ी-सी बात करके दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आना चाहूँगा। जब आपको बताया जा रहा होता है ना कि आप फूड पांडा के ऊपर काम करें, बहुत अच्छा काम है, घर बैठे काम हो जाता है, आपने सिर्फ़ एक काम करना है। जो लोग आपको बता रहे होते हैं कि फूड पांडा के ऊपर आपने काम करना है, मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, उनकी डिवाइस के ऊपर उनके ऑर्डर्स के नंबर आ रहे होते हैं, आपने वो नोट करने हैं। लेटेस्ट वीडियो का नंबर नोट कर लें और उनकी कोई 1 साल पुरानी, 1 साल भी छोड़ दें, 1 महीना पुरानी वीडियो का एक आप नंबर नोट कर लें और उसको आप 30 के ऊपर डिवाइड कर लें। आपके पास उनकी एवरेज आ जाएगी कि उनको महीने के ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। आपको समुद्र में डुबकियाँ लगवाने वाला खुद कितने पानी में है, आपको यहीं से पता चल जाएगा। अगर तो आप उन ऑर्डर्स के आने वाली तादाद के साथ हैप्पी हैं, तो बिस्मिल्लाह करें। अगर तो आपको लगता है कि डेली के 6-7 ऑर्डर्स की भी अगर एवरेज आ रही है, तो उन ऑर्डर्स के साथ आपका मकसद पूरा होता है, तो फिर तो ठीक है। अगर आपकी ज़रूरत बड़ी है, तो मैं यही कहूँगा कि ना पड़ें इस काम के बीच में। क्योंकि जैसे ही आपने सेमी कमर्शियल से कमर्शियल काम की तरफ जाना है, आपके सारे एक्सपेंस बढ़ जाने हैं, आपकी मेहनत बढ़ जानी है, आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मशीनरी की, बर्तनों की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, आपको एक बड़ी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आपके पास उन सब चीज़ों का अरेंज नहीं तो वसाइल होने चाहिए। अगर किसी के पास वो वसाइल हैं ही नहीं तो वो क्या करेगा? थोड़ा-सा काम करेगा, ग्रो करने वाली पोज़ीशन में आएगा भी, तो वो वसाइल ना होने की वज़ह से वहीं पे स्ट्रक हो जाएगा। आपके पास मुकम्मल अरेंजमेंट है या जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें आप अवेलेबल कर सकते हैं, तभी आप फूड बिज़नेस के बीच में कामयाब हो सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा वाज़ेह करता चलूँ कि अगर आप महीने का 20, 25, 30 हज़ार रुपया फूड बिज़नेस घर से करके कमा रहे हैं, तो मैं उसको कामयाबी नहीं समझता। क्योंकि महीने का अगर 25-30 हज़ार रुपया ही अगर आपने इस काम से कमाना है ना, तो मेरे ख़्याल में बदले में जो आप इस काम को पे कर रहे होते हैं, उसका कोई नेमुल-बदल नहीं है। बात थोड़ी लंबी हो गई है, मैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। फ़ास्ट फ़ूड के काम में शुरू में रिलैक्सेशन ये थी कि दिन में कोई पैनिक वाली पोज़ीशन नहीं होती थी। रिलैक्स होके सामान लेके आना होता था, जो भी गोश्त आना है उसकी मैरिनेशन वग़ैरह करके शाम के लिए तैयार करना है। शाम को 7 बजे से 12 बजे तक का हमने टाइम रखा था। पहली मिस्टेक यहाँ पर ये हुई कि स्टार्ट मैंने ज़िंगर बर्गर से किया। मैंने ज़िंगर बर्गर की प्राइस गलत रख दी। जिस बर्गर की कीमत मुझे 500 रखनी चाहिए थी या मिनिमम भी करें 450 उसकी कीमत मस्ट होनी चाहिए थी, उसकी कीमत मैंने 350 रुपया रख दी। पैसे मुझे 350 का बर्गर बेच के भी बच रहे थे। 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक का उसके बीच में मार्जिन था। पर जो चीज़ मैं बनाकर दे रहा था और जिस क्वालिटी की दे रहा था, वो चीज़ 350 वाली नहीं थी। उसकी कीमत कम से कम 500 रुपया होनी चाहिए थी।
और वो बर्गर मेरा 500 रुपये का बिक भी जाना था। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ ये हुई कि 350 का बर्गर रखने से मेरे ग्रुप के बीच में नए लोग ऐड होना शुरू हो गए। एक कस्टमर ने खाया है, उसको अच्छा लगा, उसने आगे दूसरे कस्टमर को रेफ़र किया, उसको ग्रुप में ऐड किया और पता नहीं कहाँ-कहाँ से लोग मेरे ग्रुप में आ गए। मैंने भी यही सोचा कि चलो मुफ़्त की मार्केटिंग हो रही है, ठीक है, कुछ अरसा चलने देते हैं। लेकिन इस दौरान फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ ये हुआ कि आइसबर्ग जिसकी कीमत ₹250 तक थी, वो ऊपर जानी शुरू हुई और आइसबर्ग ही ₹1000 किलो के हिसाब से भी मैं लेके आता रहा। चिकन जो 600-700 था, वो मैं ₹1200 किलो थाई का गोश्त भी लेके आता रहा हूँ। इन 8-9 महीनों के बीच में मैंने एक दफ़ा बर्गर का रेट ₹20 बढ़ाया, एक दफ़ा ₹30, ₹400 का भी बर्गर मेरा बिकता रहा है। सेल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर असल प्रॉब्लम ये भी नहीं थी, ये चीज़ें भी मैनेजेबल हैं, रेट आप इंक्रीज़ कर सकते हैं वक़्त के साथ-साथ। हाँ, ये मिस्टेक थी कि स्टार्टिंग में कम रेट रख दिया। इससे मैंने ये सीखा कि रेट जब भी रखना है आप हाई रखें, चीज़ आपकी नहीं बिक रही तो आप उसको लो कर लें। कम रेट रख कर उसको इंक्रीज़ करना मुश्किल हो जाता है। या कम से कम आपका प्रॉफ़िट इतना होना चाहिए कि चीज़ों की कीमतों के बीच में कोई वेरिएशन भी आए, तो आप महीना डेढ़ महीना अपनी चीज़ को उसी प्राइस के ऊपर चला सकें। ये ना हो कि उस प्राइस के ऊपर ही चलाने के चक्कर में आपका मार्जिन ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। बहरहाल असल प्रॉब्लम उस वक़्त आनी शुरू हुई जिस वक़्त मैंने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए। पहले सिर्फ़ ज़िंगर बर्गर था और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करते-करते मैंने 5-6 मुख़्तलिफ़ चीज़ें शुरू कर दी। ज़िंगर बर्गर के अलावा ज़िंगर शवारमा, पैटी बर्गर, टेंडर पॉप, विंग्स, शोल्डर और सबसे आखिर में शामी बर्गर भी शुरू कर दिया। शामी बर्गर ने जो रही सही कसर थी वो भी निकाल दी। हालांकि बाज़ार में नॉर्मली शामी बर्गर ₹150 का बिक रहा है, मेरा शामी बर्गर ₹220 का था। लेकिन फिर भी उसकी वजह से काम बहुत डिस्टर्ब हुआ। शामी बर्गर को शुरू करने से एक फ़र्क ये पड़ा कि जो लोग पहले ₹400 वाला ज़िंगर बर्गर मंगवाते थे या 370 वाला ज़िंगर शवारमा मंगवाते थे, उन्होंने ₹220 वाला शामी बर्गर मंगवाना शुरू कर दिया। और शामी बर्गर के बीच में ही मुझे सबसे कम मार्जिन मिलता था, शायद मुश्किल से 50-60 रुपए एक बर्गर के पीछे। हमारे शामी बर्गर के बीच में जो मटेरियल लगाया जाता था, वो भी नॉर्मल बाज़ार में जितना लगाया जाता है, उसके डबल से भी ज़्यादा था। और एक बर्गर के बीच में एक मुकम्मल अंडा लगाया जाता था। स्टार्टिंग के बीच में तो थाई का 2 केजी गोश्त आता था और उसके बीच में भी मेरे 1 या 2 दिन टाप जाते थे। लेकिन फिर वो जैसे-जैसे कस्टमर बढ़ते गए, वही गोश्त की रेशो मेरी इस तरह की हो गई कि मुझे 7-8 किलो कम से कम गोश्त लाना पड़ता था, जिससे 1 हफ्ता मेरा टापता था। ऊपर से जिस वक़्त मैंने अपनी आइटम्स बढ़ाई, तो मेरी सारी क्वांटिटीज़ ही मल्टीप्लाई कर गईं। स्टार्ट में सिर्फ ज़िंगर बर्गर के लिए थाई का गोश्त आता था। चीज़ें बढ़ाने से मुझे शवारमे के लिए और टेंडर पॉप के लिए चिकन ब्रेस्ट पीसेस भी लाने पड़े और उसके बाद विंग्स वगैरह भी आने शुरू हो गए। पहले सिर्फ बर्गर बन आते थे, लेकिन प्रोडक्ट्स बढ़ाने के बाद मुझे पिटा ब्रेड भी लानी पड़ी और शामी बर्गर के बन भी लाने पड़े। स्टार्टिंग में 10-15 दिन मेरा 5000 के अंदर-अंदर का सामान आ जाता था, जो 2-3 दिन चल जाता था। लेकिन जैसे ही काम बढ़ा मेरा, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कम से कम 7-8 हज़ार रुपया चाहिए होता था अपना सामान पूरा करने के लिए। इसमें गोश्त भी होता था, मायोनीज़ का सामान होता था, आइसबर्ग होती थी, सिलेंडर पूरे करवाने होते थे और उसके बाद महीने डेढ़ महीने के बाद एक दफ़ा बड़ा खर्चा ऑयल का आ जाता था। डीप फ्रायर के बीच में जब ऑयल चेंज होना होता था तो 10,000 11,000 रुपये का वो खर्चा था। अगर काम आपका चल रहा है तो ये खर्चे भी कुछ नहीं कहते। ज़ाहिर-सी बात है, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके वापस आपको रिटर्न भी आ रहे हैं। पर मेरे साथ हो ये रहा था, जितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा था और जितना मेरा प्रॉफ़िट था, वो मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। वो पैसे जा रहे थे कुछ वेस्टेज में जो बहुत ज़्यादा नहीं थी। 80% बिल ऑनलाइन आते थे, उनको मैं प्रॉपर चेक नहीं कर पाता था टाइम ना होने की वजह से। मे बी वहाँ पर भी कोई ना कोई एरर रह जाता हो। ₹1000 का बिल मिस होने का मतलब है आपके 10-12 बर्गर का प्रॉफ़िट गया। वो रिकवर इस वजह से नहीं कर पा रहा था कि मेरे ऊपर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा था। मेरे पास मैन पावर नहीं थी। अब जब सारा कुछ मैंने ही करना है, जिसके बीच में गोश्त लाना, उसको धोना, मैरिनेशन करना, गोश्तों को सँभालना, बर्गर बन, ये सारा सामान लेके आना, डेली मेयोनीज़ तैयार करना, ऑर्डर्स को मैनेज करना, टाइम के ऊपर सेटअप लगाना, ऑर्डर्स तैयार करने के बाद उसको खुद जाकर डिलीवर करके आना।
इन सारे कामों के बर्डन की वजह से कई इस तरह के मामला थे जिनको मेरे टाइम की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। इसके बीच में हिसाब किताब के मामलात आ जाते हैं, चीज़ों को दोबारा कैलकुलेट करना, कितना सामान आया, उसके बीच में से कितना बिका, किसी जगह से पैसे लेने वाले रह तो नहीं गए। इस तरह की कई चीज़ें थी जिनको टाइम की ज़रूरत थी और वो मैं बिल्कुल नहीं निकाल पाता था। जो 7-8 केजी वाला मामला था, वो मेरा चला गया 15-16 किलो, 18 किलो के ऊपर। क्योंकि अगर मैं थोड़ा गोश्त लेके आता तो उसके साथ मेरा टाइम टापना नहीं था। हर दूसरे-तीसरे दिन ही मुझे गोश्त वाली दुकान पे जाना पड़ना था। इस वजह से फिर मैं कोशिश करता था कि 1 हफ़्ते का गोश्त लाके एक दफ़ा ही उसकी मैरिनेशन कर लूँ। ये जो गोश्त वाला मामला है ना, इसके ऊपर भी इन 7-8 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बाज़ारों में क्या चल रहा है, आपने किस तरह का गोश्त खरीदना है, कहाँ से खरीदना है। ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर अलहदा फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँगा। जिस वक़्त इन सारी चीज़ों की क्वांटिटीज़ ही मल्टीप्लाई कर गई तो उस वक़्त वही काम जो पहले बहुत ईज़ी लगता था, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। इतना ज़्यादा गोश्त लेके आना, उसको मैरिनेट करना, धोना, वो काफ़ी लंबा काम हो गया। उसके अलावा बाकी जो सारा मटीरियल आना है, शाम से पहले-पहले वो सारा रेडी करना और उसके बाद फिर काम ये होता था कि शाम को जिस वक़्त काम शुरू हो जाता था, तो उसके बाद जो हमने टाइम रखा हुआ था 12 बजे का, हमें लोग 1-1, 2-2 बजे तक भी कॉल करके या ऑर्डर कर रहे होते थे। और अगर 1 बजे काम ख़त्म किया है तो उसका मतलब ये होता था कि कम से कम 2 आपको ईज़िली बज जाने हैं अपने काम को समेटते-समेटते। ऐसी पोज़ीशन में मेरे पास ऑप्शन यही रह जाती थी कि या तो मैं फूड पांडा जॉइन कर लूँ या मैं डिलीवरी के लिए कोई लड़का हायर कर लूँ। फूड पांडा के ऊपर जाए तो उसका मतलब था कि अपनी प्राइसेस को 30 से 40% कम से कम मुझे मज़ीद इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फूड पांडा के मुतालिक 1-2 दुकानदारों से मैंने जाके मशवरा किया तो एक दुकानदार ने ये बताया कि वो भी फूड पांडा के ऊपर हैं लेकिन वहाँ पर उनको कुछ बचता नहीं। बकौल उनके फूड पांडा पे चीज़ देकर उनको लॉस होता है। ये एक नॉर्मल शॉप थी जो 25-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से बनी हुई थी। इसका महीने का 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान में महीने का एक्सपेंस था और उसके पास बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, सैंडविच वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। एक दूसरी दुकान के ऊपर जिनकी पहले भी 1-2 ब्रांचें थीं, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो वहाँ से पता चला वो जब नई दुकान बनाते हैं तो फूड पांडा जॉइन करते हैं, उसको अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दफ़ा एरिया में कस्टमर बन जाते हैं, उसके बाद वो डिवाइस को ऑफ कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन अपना राइडर रखने वाली थी। उस राइडर का पता किया तो वो भी आके पैकेज माँगते हैं। आपका कितने का पैकेज है? 20-22 हज़ार रुपए का पैकेज हो और उसके साथ उनको पेट्रोल और कोई खाना वगैरह मिले। वो चीज़ भी मेरे लिए फ़िलहाल फ़ीज़िबल नहीं थी। कोई हेल्पर लड़की जो रात को 11-12 बजे तक काम करवा दे, वो मिलना भी पॉसिबल नहीं था। एंड पे मुझे एक लड़का मिला है 3 बजे से रात को 12 बजे तक के लिए 14,000 के ऊपर, जिसको भी मैं सामान तैयार करना भी सिखा रहा हूँ और साथ वो मोटरसाइकिल भी चला सकता है। मेरी बाइक के ऊपर ही कोई ऑर्डर आए तो वो जाके डिलीवर भी कर सकता है। ये और बात है कि कई दफ़ा उसको डिलीवरी पे भेजने के बाद मैं उसका इंतज़ार ही करता रहता था कि वो कब वापस आएगा। फ़िलहाल मैंने फ़ास्ट फ़ूड का काम भी बंद कर दिया है, लड़के का बार वाला काम भी बंद कर दिया है। मैं लड़के को फ्रोज़न आइटम बनाने सिखा रहा हूँ। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं फ़ास्ट फ़ूड के काम से ही रिलेटेड एक बहुत अहम चीज़ के ऊपर, जिसके बगैर ये काम करना मुमकिन नहीं है। इसको आपने ज़हन में रखना है और स्टार्टिंग में ही इसकी अच्छी तरह कैलकुलेशन कर लेनी है। वो चीज़ है ऑयल। अगर आपने कमर्शियल काम करना है, क्वालिटी वाला करना है और क्वालिटी को मेंटेन रखना है, तो आपके पास यूज्ड ऑयल परचेज़ करने वाले किसी शख्स का नंबर होना चाहिए। क्वालिटी को मेंटेन रखना है तो ऑयल को अपने टाइम पर चेंज कर देना है, इससे पहले कि आपके ज़िंगर बर्गर या जो भी आप फ्राइंग कर रहे हैं उसके क्रम्स के बीच में करवाहट आ जाए, उसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाए, ऑयल के बीच में से धुआँ निकलना शुरू हो जाए, इन चीज़ों से पहले-पहले आप ऑयल को चेंज कर दें। फ्राइंग करते वक़्त आपको स्टीम और स्मोक का फ़र्क पता होना चाहिए। जिस वक़्त ऑयल जलने लग पड़ता है, उस वक़्त उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। अगर आपके पास फ्रायर है तो उसमें 16 लीटर ऑयल डलता है। मैं नॉर्मली 18-19 लीटर ऑयल डाल देता था अपने काम के हिसाब से और 18-19 लीटर ऑयल डालता था तो मेरे पास ऑयल गंदा होने के बाद एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता लेकिन कोई 7 लीटर के करीब ऑयल तकरीबन बच जाता था जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता था। ऐसा ऑयल अगर आप बेच पाएंगे तभी आपकी कॉस्ट नीचे आएगी। मेरे पास इस वक्त शायद कोई 70-80 लीटर यूज्ड ऑयल मौजूद है जो मैं अभी तक बेच नहीं पाया। यूज्ड ऑयल का रेट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है
इस वक्त 220 से लेके 250 के दरमियान में चल रहा है। यूज्ड ऑयल खरीदने वाले का नंबर आपको मिल सकता है किसी फास्ट फूड की दुकान से, अगर वो आपको दे दे तो। कोई रेफरेंस बीच में मिल जाता है तो बेहतर है, आपके पास उसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मैं इस वक्त रेफरेंस को ओपन किए बगैर उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास वो पिछले 1.5-2 महीने से नहीं आ रहे। क्वांटिटी आपके पास ऑयल की अच्छी होनी चाहिए, तब उसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पास 10-15 किलो ऑयल है तो उसके लिए कम ही चांस है आपके पास कोई आए। इसलिए आपके करीब के एरिया में किसी रेफरेंस के साथ आपको कोई नंबर मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऑयल को कॉर्नफ्लोर के साथ साफ़ करने वाले तरीके मौजूद हैं, लेकिन अगर आपने कमर्शियल काम करना है तो ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चुप करके यूज्ड ऑयल को बेच दें, अपनी कॉस्ट निकाल लें, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन ना जाने दें। जब आप नया ऑयल डालें और जिस वक्त आप इस्तेमाल शुदा गंदा ऑयल निकाल लें, इस दरमियान में आपने जितनी भी फ्राइंग की है उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आप यूज्ड ऑयल को बेचने के बाद अपनी चीज़ों के ऊपर ऑयल की आने वाली लागत निकाल सकें। ओवरऑल बात की जाए तो फास्ट फूड के काम का सेल के लिहाज से मुझे सबसे बेहतर रिस्पांस मिला है। 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे फास्ट फूड के काम को बंद किए हुए, लेकिन अभी तक मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज आ रहे होते हैं कि फास्ट फूड का काम दोबारा शुरू कर दें। अब मैं दोबारा काम शुरू करूँगा थोड़ा रेस्ट करके, बेहतर रेट के साथ, बेहतर मैनेजमेंट के साथ। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, नॉर्मली मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को एक वीडियो में कवर करना चाह रहा था। आखिर में माज़रत, बड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।